चलिए आइए, करंट जीके में हम बात करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आगे अपने जो टॉपिक होंगे। जैसे एक आईएनएस अरिघात है, दूसरी परमाणु पनडुब्बी, पहली अरिहंत है। इसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है। विशाखापट्टनम में इसका निर्माण किया गया था, विशाखापट्टनम शिपयार्ड में। आगे चलकर हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और इसके अलावा पैरा ओलंपिक खेल, अभी तक शायद अपने पास आज की डेट तक देखें तो 6 पदक आ चुके हैं। अवनी लेखरा, ठीक है ना, राजस्थान की भी है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। 2 गोल्ड जीतने वाली पहली महिला पैरा निशानेबाज एथलीट खिलाड़ी बन गई है वो, तो अवनी लेखरा है वो। तो ये हम करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, बस आपके दिमाग में ये चीज़ें डाल रहा हूँ। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये है गीता गोपीनाथ के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कौन है, नाम से ही पता लग रहा है भारत की है। आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, डीएमडी। आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की है, ठीक। ये है। अब इसने क्या कहा है, यहां लिखना, इसके नीचे लिखना। इसके अनुसार वर्ष 2027 में, इसके अनुसार वर्ष 2027 में इंडियन इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी वर्ष 2027 में। चलें, बहुत अच्छी बात है, गर्व का विषय है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, मैं आपको एक ऑडिटोरियल भेजूंगा, ठीक है ना। एक रिपोर्ट आई है जस्ट इसके अभी 1-2 दिन पहले की बात है, ऊपर हेडिंग थी उसकी, रिपोर्ट आई है। उसमें रिपोर्ट ये आई है कि भारत में असमानता इतनी बढ़ती जा रही है कि ये जो इकोनॉमी है ये कुछ लोगों के हाथ में है, कुछ लोगों के हाथ में है ये। तो वो ऑडिटोरियल आप पढ़ना, ठीक है। वैसे भी मैंने देख लीजिए, ये क्या है, आर्थिक वृद्धि के आधार पर है, इकोनॉमिक ग्रोथ। याद कीजिए, शुरू के चैप्टर में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है। डेवलपमेंट अलग बात होती है, ग्रोथ अलग बात होती है। यदि इस ग्रोथ का इस्तेमाल सही तरीके से डेवलपमेंट में ना किया जाए तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होता है। ये समस्या है भारत की। तो मैं आपको एक ऑडिटोरियल भेजूंगा, उसको पढ़ना, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और फिर इससे मिलान करना, फिर आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी कि हम तीसरी तो है, दूसरी भी बन जाएंगे, पहली भी बन जाएंगे, लेकिन हमारे में सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो आपको वहाँ पता लगेगी। तो उसकी बात आप वहाँ टेलीग्राम पे पढ़ना। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर आईएमएफ पर। अब आपको यह ध्यान रखना है
कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स कर चुके हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, जो भी है, ये वहाँ पर ऐड कर लें। IMF ये क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है ये। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी जो स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 को। ब्रेटनबर्ग सम्मेलन के तहत ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है ये है वाशिंगटन DC। आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि वाशिंगटन DC कहाँ है, किस साइड में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं, और अमेरिका की राजधानी है, पोटोमेक नदी के किनारे है, वो सब आपको बताया हुआ है। इसके जो सदस्य हैं, यहाँ गौर करें, आपसे गड़बड़ी कराई जाती है कई बार। इसको ऐसे लिखना है 189 प्लस 190। इसी कारण से कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। ये जो है 189, ये UNO से मान्यता प्राप्त है, अंतर होता है। ये एक जो देश है ये है कोसोवो। UNO से मान्यता नहीं है इसको, ये अंतर होता है। हो सकता है फिर कई बार आपके ऑप्शन में ना दे, 190 ना दे, 189 दे दे, तो ना गड़बड़ी मत करना, ये ऐसे होता है ये। चले आइए, इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, MD, MD जो है, अध्यक्ष भी कह सकते हो, हेड भी कह सकते हो, उसका नाम है क्रिस्टलिना जियोर्जिया। बुल्गारिया की है ये, बुल्गारिया की है ये, क्रिस्टलिना जियोर्जिया। इसका उद्देश्य क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय तरलता को बनाए रखना या नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का आप अच्छे तरीके से अर्थ समझते हो। लिक्विडिटी क्या होता है? कैश, ठीक है ना, जिसको आप आसानी से खर्च कर सको, वो लिक्विडिटी होती है। आपकी संपत्ति, आपका मकान है, गोल्ड आपकी संपत्ति है, लेकिन आप उसको ऐसे सीधे खर्च नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिक्विडिटी सीधे खर्च की जा सकती है, ये है। आइए फिर लिखो, यह है प्रत्येक 6 महीने पर, अंडरलाइन करें, प्रत्येक 6 महीने पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट जारी करता है। प्रत्येक 6 महीने पर ग्लोबल फाइनेंशियल, 2 मिनट स्टेबिलिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल
स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी करता है। चले आइए, अब देखो इसकी जो सबसे खास बात है, विशेष इसकी क्या बात है भाई, अंतर्राष्ट्रीय तरलता का नियंत्रण करता है। वो जो करता है SDR के द्वारा करता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SSC में कई बार इसका पूरा नाम पूछा गया है। SDR क्या होता है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, पर चलो इंग्लिश में लिख लो पहले, स्पेशल ड्राइविंग राइट। विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। इसमें लिखो यह कोई करेंसी नहीं है, ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें, मुद्रा नहीं है कोई, यह कोई करेंसी नहीं है। फिर लिखो यह एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, इंटरनेशनल रिजर्व्ड एसेट्स, इंटरनेशनल रिजर्व्ड एसेट्स, संपत्ति है ये, ठीक है ना, करेंसी नहीं है। चले नेक्स्ट लिखिए, कब बना, मतलब ये चीज आई कब थी, ये आई थी 1969। फिर लिखिए यह 5 मुद्राओं पर आधारित है। ये 5 मुद्राएं रच बस जानी चाहिए आपकी, ध्यान रखना, रच बस जानी चाहिए 5 मुद्राएं, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो देखा जाता है USA डॉलर, ध्यान रखना। अमेरिका, इसका जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इसी की होती है, 42% वैल्यू होती है इसकी, इसको ज्यादा देखते हैं, इस मुद्रा के मूल्य को देखा जाता है, इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। USA डॉलर। दूसरा लिख दीजिए यूरो। अब एक यूरोपियन संघ होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हो, उसकी मुद्रा होती है यूरो। तीसरा लिख दीजिए येन, आप जानते हो ये जापान की मुद्रा है, समझते हो ना। युआन, ये चीन की मुद्रा है। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट। युआन की जगह लिखो पौंड। 5वां लिखो युआन। पौंड ब्रिटेन की मुद्रा है, मैंने क्रम बता दिया आपको। कई जगह रेमबीबी भी मिल जाता है, रेमबी नबी, ऐसा सा नाम है, रेमबी नबी। जैसे अपने यहाँ पैसा होता है, रुपया होता है ना, वैसे रेमबी नबी, वो एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए देखो, विशेष बात यह है, वैसे थोड़ा सा पुराना तो हो गया है, 2016 से शामिल है ये, पहले 4 पे ही निकाला जाता था ये। चले आइए, अब इसका टारगेट क्या है लिखिए,
समझा दूंगा, टेंशन मत रखो, एक बार थोड़ा सा लिखने का काम कर लो। लक्ष्य है, इसमें लिखो यह सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार की पूर्ति करता है। आधिकारिक भंडार की पूर्ति करता है। ठीक है, देखिए कैसे पूर्ति करता है ये आधिकारिक भंडार की। ठीक है, अभी ये देकर दे देता है ये, और देगा किसको? देशों को, जो इसके सदस्य देश है। लेकिन कितना देगा? जितना उसका कोटा होगा। कोटे का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए आपके बैंक के अकाउंट में जितने पैसे हैं उसी आधार पर तो आपको लोन मिलेगा। ऐसे थोड़ी है कि 10,000 रुपये कमा रहे हो और आपको 1 करोड़ का लोन दे दे, ऐसे तो नहीं होगा। वही चीज़, तो इसमें लिख दीजिए यह बैलेंस ऑफ पेमेंट को, यह बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, याद कीजिए मैंने बताया था, यह बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करता है। ठीक है, आइए अब जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा आ जाएगा समझ में, नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा मैं प्रयास करूंगा। देखो कोई भी देश होता है वो आयात निर्यात करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। यदि वो आयात करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसको क्या है? डॉलर देने होते हैं। यदि वो निर्यात करता है तो उसके पास डॉलर आते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे हम यदि आयात ज़्यादा करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डॉलर देना पड़ेगा। अब यदि हम डॉलर देते रहेंगे, डॉलर यदि देते रहेंगे तो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारे रुपए पर प्रभाव पड़ेगा, गिरता होता है ना, यही स्थिति होती है। इसे ही तो भुगतान संतुलन बोलते हैं। लेकिन अब ये आईएमएफ क्या कहता है? जैसे हमें ये डॉलर देना है, आप कहते हैं आप डॉलर मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एसडीआर दे दो, एसडीआर दे दो, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? बचा रह जाएगा, बचा रह जाएगा, और हम अपना जैसे जैसे स्थितियां होगी काम करते रहेंगे। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बाहर नहीं जाएगा, तो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बना रहेगा, भुगतान संतुलन बना रहेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आपकी जेब में 500 रुपये है, बाहर कोई आया जो कंबल बेच रहा था, तो 500 रुपये आपकी जेब में, तो आपकी ताकत 500 रुपये है, तो उसने कहा कि लाओ भी कंबल दे दो, तो आपने एक तो उसको दे दिए 200 रुपये निकाल कर, तो 300 रुपये आपके पास रह गए। मतलब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होगी? भंडार में क्या होगी? कमी होगी। लेकिन अब आप ये कहते हो कि नहीं नहीं, मेरे पास ये है, मैं आपको ये 10 किलो गेहूं दे देता हूं और मेरे को कंबल दे दो। तो अब आपने क्या किया? गेहूं दे दिया। ठीक है, उसकी भी कीमत है अपनी, लेकिन आपने वो गेहूं दिया है, आपके पास जो लिक्विडिटी है वो बनी हुई है, और इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बनाए रखना, ऐसे समझिए। तो इसमें जो गेहूं है वो एसडीआर है, ठीक है, और 500 जो है वो आपकी विदेशी मुद्रा भंडार है, और जो कंबल है वो आप आयात निर्यात किसी से भी जोड़कर देख सकते हैं उसको। ऐसे होता है। बस इसमें इतनी सी बात करेंगे अपने, ठीक है। तो गीता गोपीनाथ, आपसे पूछा जा सकता है कि आईएमएफ की पहली डीएमडी कौन है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए जी।